सभी को हरिओम। आरंभ करते हैं पाठ संख्या 60। आज मैंने कुछ नियम लिखे हैं आपके सामने। आज मैंने 11 नियम लिखे हैं जिन नियमों को हमें याद रखना थोड़ा सा ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपकी स्टार्टिंग है तो इसलिए मैं कहूँगा इन्हें याद रखना ज़रूरी है। मगर जब आप मेरे साथ बराबर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो इन्हें आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या फिर मैं आपको बताता रहूँगा या दोहराता रहूँगा कि जिससे आपको हर बार रिमाइंड होता रहेगा और आपको याद नहीं करना पड़ेगा। मगर अभी हमें प्रैक्टिस सेशन में आना है या हमें सीखना है, तो इसलिए इन नियमों को याद रखना थोड़ा ज़रूरी है। तो मैं आज 11 नियमों को समझा देता हूं कि इन नियमों का मतलब क्या है और इनको हमें किस तरह से आगे फॉलो करना है। आज मैंने 2 पत्रिकाएं बनाई हैं आपके सामने। एक मैंने लग्न पत्रिका बनाई है और एक मैंने चंद्र पत्रिका बनाई है। हमारी कुंडली में पहले भाव में जो भी राशि विराजमान होती है उसे हम असेंडेंट मतलब लग्न कहते हैं। तो वहाँ पर जो राशि होगी उसके स्वामी को हम लग्नाधिपति कहते हैं या फिर उस भाव का स्वामी भावेश कहते हैं। अब हमारे पहले भाव में 5 नंबर राशि है, तो 5 नंबर राशि जिसका स्वामी सूर्य होता है, तो भाव हमारा 5 नंबर, मगर वो रहेगा हमेशा पहला नंबर भाव ही। तो पहले भाव में 5 नंबर राशि, तो उसके स्वामी जिन्हें हम लग्नेश या फिर भावेश कहते हैं। अब जब आप न्यूज़पेपर वगैरह पे कहीं पर अपनी कुंडली पढ़ते हो या राशिफल पढ़ते हो तो वह आप चंद्र राशि से पढ़ते हैं। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर 2 नंबर घर में चंद्रमा विराजमान है, तो जिस किसी की भी कुंडली में चंद्रमा जहाँ पर विराजमान होते हैं उसे हम चंद्र कुंडली कहते हैं, या फिर आप चंद्र राशि कह सकते हैं। जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो चंद्र राशि से पढ़ते हैं, और पत्रिका में जो हमारा मेन जिससे हम अपनी प्रिडिक्शन करना सीखते हैं या अपने बारे में हर चीज़ की जानकारी करते हैं उसे हम लग्न से देखते हैं। ये सब बातें मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, फिर भी साथ साथ रिमाइंडर देता रहता हूँ ताकि अगर कोई नए तरीके से इस पाठ को देख रहा हो या पुराना कभी आप भूल जाते हैं तो आपको याद रहे। अब हमें पता है कि हमारा लग्नेश कौन है, और हमें जहाँ पर हमारा चंद्रमा विराजमान है उसी को हम लग्न बना देते हैं। तो देखिए यहाँ 2 नंबर राशि चंद्रमा जहाँ बैठा है तो मैंने 2 नंबर राशि को ही लग्न बना दिया है। तो इस हिसाब से यहाँ पर हमारे चंद्रमा विराजमान है। तो ये हमारी लग्न कुंडली है और ये हमारी चंद्र कुंडली है। अब ये जो मैंने 11 नियम लिखे हैं, यह 11 नियम हमें बताएंगे कि जब हमारा योग या राजयोग आएगा तो वह हमें कितना परिणाम देगा, हमें 100% में से कितने % रिजल्ट मिलेगा, या कभी हमें कोई रोग या बीमारी आ जाएगी तो उससे लड़ने की क्षमता हमारे पास कितनी होगी, या फिर मेरी आयु कम है या ज़्यादा, मैं दीर्घ आयु हूँ, मध्यम आयु हूँ या अल्प आयु हूँ। तो मैंने 11 पॉइंट लिखे हैं, इनसे समझेंगे। जबकि पिछले 60 पाठों में मैंने ये हर चीज़ आपको पढ़ाई है। अगर कहा जाए तो ये 60 के 60 पाठों का आपका रिवीजन है, क्योंकि हर एक लाइन को जब मैं समझाऊंगा तो आपको पीछे की कुछ ना कुछ बातें याद आती जाएंगी। और अगर आपने पिछले पाठों को नहीं पढ़ा है तो एक बार उन्हें भी क्रम से पढ़ लेंगे तो और अच्छे से इसको आप सीख जाएंगे। अब मैंने पहले नंबर पे लिखा है लग्न या चंद्रमा का बली होना। मतलब कि हमारा लग्न जिसे हम 5 नंबर कहते हैं, जिसके स्वामी हमारे सूर्य देव होते हैं, अगर लग्न का स्वामी लग्न में ही विराजमान हो जाए तो उसे हम कहते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा ताकत आ गई, ये बली हो गया है। या फिर यही अपने घर को देख रहा हो, अगर सूर्य देव यहाँ बैठकर अपनी 7वीं दृष्टि से लग्न को देखेंगे तो हम कहेंगे कि दृष्टि दे रहा है तो भी उसको बल मिल जाएगा। और या फिर ये स्वामी जो अपनी उच्च राशि में जाकर बैठा हो, अब इनकी उच्च राशि होती है 1 नंबर, तो अगर सूर्यदेव यहाँ पर विराज तो भी हम कहेंगे कि इनको बल मिल गया है। और या फिर ये केंद्र जो हमारा 5, 8, 11, 2 इनके साथ या त्रिकोण के स्वामियों के साथ अगर बैठे हो तो भी हम कहते हैं इनको बल मिल जाता है। ये सब आप पहले पीछे पढ़ चुके हो। तो अब हमें लग्न को बल मिल गया, हमें ये देखना आ गया। अब जो हमारा चंद्रमा है, इसी तरह से अगर चंद्रदेव जी को भी बल मिल रहा है,
मान लीजिए यहाँ गुरु उनको दृष्टि दे रहे हैं तो इनको बल मिल जाएगा। या फिर चंद्रदेव अपनी 2 नंबर उच्च राशि में विराजमान हो जाते हैं, या शुक्र गुरु बुध जैसे शुभ ग्रहों के साथ बैठ जाते हैं, या उनकी दृष्टि हो जाती है, तो हम कहते हैं कि चंद्रमा बली है। अगर ये 2 प्लैनेट हमारे बली हैं हमारी कुंडली में, तो कभी भी कोई राजयोग आएगा, जब हमें दशा आएगी तो वो फलित होता है, और वो फलित होगा तो अगर हमारे ये ग्रह बलवान होंगे तो हमें पूर्ण फल मिलेगा। अगर हमें कोई रोग पकड़ लेगा तो उससे लड़ने की क्षमता हमारे में बहुत अधिक होगी, हम बहुत जल्दी उससे ठीक हो जाएंगे अगर हमारे ये 2 ग्रह बलवान होते हैं तो। अब हमारा दूसरा नियम, इन दोनों के स्वामियों का शुभ ग्रहों के साथ होना। अब जो हमारे सूर्य देव हैं या फिर हमारे चंद्रदेव जो कि 2 नंबर राशि में ही हैं, तो 2 नंबर राशि के स्वामी कौन होते हैं? हमारे शुक्र देव। अब मान लीजिए 1 मिनट के लिए चंद्रमा यहाँ विराजमान हो जाए तो हमारे चंद्र राशि के स्वामी कौन हो जाएंगे? मंगल देव। तो जहाँ कुंडली में चंद्रमा विराजमान होते हैं उसके स्वामी को हम चंद्र स्वामी कहते हैं। अब अगर मंगल या फिर सूर्य शुभ ग्रहों के साथ, गुरु के साथ, शुक्र के साथ, चंद्रमा के साथ या बुध ग्रह के साथ विराजमान होंगे तो इनको बल मिल जाता है। शुभ ग्रहों के साथ जब हमारे लग्नेश बैठते हैं तो उनकी ताकत बहुत बढ़ जाती है, उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है, तो उनको हर तरह के रोग से या किसी समय कठिनाइयों से लड़ने में ताकत मिलती है। अब हमारा तीसरा नियम है, इन दोनों पर शुभ ग्रहों की दृष्टि होना, जो मैंने आपको बताया। अब जैसे हमारे ये गुरु हैं, इनकी दृष्टि चंद्रदेव पे पड़ रही है। अब इसी तरह से मान लीजिए यहाँ शुक्रदेव या फिर बुधदेव विराजमान हो, यहाँ सूर्यदेव नहीं है, तो इनकी दृष्टि जब सूर्यदेव पे पड़ेगी या फिर गुरु की दृष्टि चंद्रमा पे पड़ेगी तो इनको बल मिल जाएगा। मतलब कि ग्रह अगर देख रहा होगा तो भी ताकत मिलेगी, और ग्रह अगर साथ में होगा तो भी ताकत मिलेगी। अब हमारा चौथा नियम, केंद्र त्रिकोण 8वें और दूसरे भावों में शुभ ग्रह का होना। अब ये मैंने केंद्र लिखा है, केंद्र आप जानते हो 2, 5, 8 और 11 हमारा केंद्र है, ये आप जानते हैं। अब हमारा चौथा नियम कह रहा है, केंद्र त्रिकोण 8वां और दूसरा, ये हमारे केंद्र हो जाएंगे। केंद्र ये हमारे त्रिकोण, ये हमारा 8वां और ये हमारा दूसरा। अगर इन घरों में शुभ ग्रह विराजमान होंगे तो यह हमारी आयु की वृद्धि करते हैं, तो हम कहेंगे कि ऐसा जातक दीर्घ आयु का होगा, उसे एक सुखमय और अच्छा जीवन जीने को मिलेगा। केंद्र में विराजमान या त्रिकोण, जिन्हें हम शुभ कहते हैं, विष्णु स्थान और लक्ष्मी स्थान। अब 8वां स्थान हमारा दुख का स्थान होता है। अब अगर दुख स्थान में हमारा शुभ ग्रह बैठा होगा या हमारे दूसरे मारक स्थान में शुभ ग्रह बैठा होगा तो वह हमें दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। इसलिए हमारे चौथे नियम का मतलब है कि केंद्र में, त्रिकोण में, 8वें में और दूसरे में, जहां जहां मैंने टिक किया है, यहां पर अगर शुभ ग्रह होंगे तो हमारी आयु की वृद्धि होती है। 5वां नियम, 3, 6, 11 नंबर भाव में पापी, जिन्हें मैं अशुभ ग्रह कहता हूं, आप जानते हैं, अशुभ ग्रहों का होना, क्योंकि ये अशुभ स्थान है। उपचय स्थान आप जानते हो, 3, 6, 10 और 11। 10 नंबर हमारा केंद्र का स्थान हो जाता है, जिसलिए उसमें थोड़ी सी अशुभता कम हो जाती है। इसलिए 3, 6 और 11, जिसे हम त्रिश्यडाय भी कहते हैं, आपको त्रिश्यडाय भी याद हो जाएगा। अगर इन स्थानों में हमारे अशुभ ग्रह, मान लीजिए शनि, यहाँ पर मंगल और यहाँ पर हमारे राहु, अगर ऐसे कोई अशुभ ग्रह विराजमान होंगे तो वह हमें जीवन पर्यंत संघर्ष देते हैं, लड़ने की ताकत देते हैं। हम अपने पैरों पर या अपने खुद के बलबूते पर आगे बढ़ते हैं, तो हमारे जीवन में जो भी कठिनाइयाँ या रोग या परेशानियाँ आती हैं उनसे हमें लड़ने की हिम्मत देते हैं। इसलिए अगर हमारी कुंडली में पापी ग्रह हों या अशुभ ग्रह विराजमान हों
तो वह अगर 3, 6 और 11 में होंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। और हमारे शुभ ग्रह केंद्र त्रिकोण में होंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अब हमारा छठा नियम, लग्न में शुभ ग्रह बृहस्पति गुरु का होना। आप जानते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है, हमारे गुरु बृहस्पति देव जो कि 2 राशियां हैं, एक भाग्य स्थान की और एक मोक्ष स्थान की, वह 5 घरों के कारक हैं। 2, 5, 7 अगर महिला की पत्रिका हो, 9 हमारा भाग्य और 11वां हमारा लाभ। अब इन 5-5 घरों के स्वामी हमारे बृहस्पति देव अगर हमारे केंद्र में विराजमान होते हैं तो वह हमें बहुत सारी पॉजिटिविटी या बहुत सारी खुशियां हमें प्रदान करते हैं। इसलिए गुरु बृहस्पति का केंद्र में बैठना या फिर लग्न में बैठना बहुत शुभदायक कहा गया है। तो इसलिए हमारा 6 नंबर नियम बताता है कि लग्न में शुभ ग्रह बृहस्पति गुरु का होना हमारे लिए अच्छा होता है। अब हमारा 7 नंबर नियम, गुरु और चंद्र ग्रह का योग लग्न में होना। अगर हमारे लग्न में गुरु बृहस्पति देव और चंद्रदेव विराजमान हो जाएं तो कह रहा है कि ये सबसे अच्छा योग होता है। इसे हम गज केसरी योग भी कहते हैं। इसे बहुत ही अच्छा राजयोग माना जाता है और जब इनकी दशा आती है तो यह हमें बहुत अच्छे परिणाम देते हैं। ये हमें धन, यश, वैभव, हर चीज की हमें उपलब्धि कराते हैं। तो इसे हम गज केसरी योग कहते हैं। अब अगर आप काल पुरुष की पत्रिका याद करो तो चंद्रमा हमारे चौथे घर के स्वामी और गुरु हमारे 9वें घर के स्वामी, एक केंद्र का स्वामी और एक त्रिकोण का स्वामी। केंद्र और त्रिकोण के स्वामी लग्न में या केंद्र में कहीं विराजमान होते हैं तो एक राजयोग का निर्माण करते हैं। गुरु हमारे नैसर्गिक और निर्विवाद से शुभ प्लैनेट। चंद्रमा जब गुरु बृहस्पति के साथ बैठेंगे तो ये भी शुभ प्लैनेट हो जाएंगे। तो अब 2 शुभ प्लैनेट अगर हमारे लग्न में विराजमान होंगे तो हमारे लग्न को बहुत बल मिलेगा। तो हमें किसी भी राजयोग के लिए या किसी भी दशा महादशा में बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे, क्योंकि ये काल पुरुष की पत्रिका में केंद्र के और त्रिकोण के स्वामी हैं। इसलिए गुरु और चंद्रमा एक अच्छा राजयोग बनाते हैं और अगर ये हमारे लग्न में विराजमान हैं तो हमें हर तरह की शुभता देते हैं, तो हमारे लिए राजयोग बनाते हैं। और जब भी दशा इनकी आएगी तो ये हमें बेहतर से बेहतर, पॉजिटिव से पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अब हमारा 8वां नियम, लग्नेश केंद्र में ही हो और शुभ दृष्टि हो। अब हमारा लग्नेश कौन है? सूर्यदेव। अब लग्नेश केंद्र में मतलब यहां भी हो, चाहे यहां हो, चाहे यहां हो और चाहे यहां हो, इन चारों स्थानों में कहीं पर भी हमारा लग्नेश हो और शुभ ग्रहों से दृष्ट हो। शुभ ग्रह गुरु से दृष्ट हो जाए या शुक्र से दृष्ट हो जाए या चंद्रमा से दृष्ट हो जाए या फिर बुध से दृष्ट हो जाए। अब बुध से होगा तो यहां दृष्टि, मतलब कि जहां पर भी ये विराजमान होगा उसे शुभ ग्रहों की दृष्टि मिल रही होगी तो उसे बल मिलेगा, तो ये पूर्ण बली हो जाता है। अब हमारा 9 नंबर नियम, जन्म राशि का स्वामी केंद्र में हो। अब जन्म राशि हमारी कौन सी होगी? जिसे अभी मैंने आपको बताया, जहां भी चंद्रमा विराजमान होगा उसे हम अपनी जन्म राशि कहते हैं। अब मान लीजिए चंद्रमा हमारा यहां पर विराजमान है तो हमारे स्वामी कौन हो जाएंगे? मंगल। तो अब जब यहां पर ये चंद्र कुंडली बनेगी तो इसके स्वामी केंद्र में हो। अब देखिए इसके स्वामी 8 नंबर केंद्र में है, तो इसके स्वामी अगर केंद्र में होंगे तो ये भी हमारे लिए बहुत शुभ होता है। अब हमारा अगला नियम बताता है कि लग्नेश और राशि स्वामी का बलवान होना। लग्नेश हमारे सूर्यदेव और चंद्र राशि स्वामी हमारे मंगल देव। अगर हमारे सूर्य और हमारे मंगल दोनों बलवान होंगे तो हमारे लिए शुभ रिजल्ट करेंगे। इन पे अगर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए या फिर शुभ ग्रह इनके साथ बैठ जाएं तो ये हमारे लिए योगकारी हो जाएंगे, तो यह हमें अच्छा फल देंगे।
अब हमारा 11वां नियम, लग्नेश व राशि स्वामी का एकादश स्थान में बैठना। आप जानते हैं कि एकादश स्थान में जो भी जाता है उसके कारतत्वों में वृद्धि हो जाती है। ये बात भी मैं आपको पहले बता चुका हुआ हूं। अब एकादश स्थान हमारा 3 नंबर, अगर यहां पर लग्नेश, सूर्य और चंद्र राशि स्वामी कौन हो गए? मंगल, क्योंकि मैंने यहां चंद्रमा को बिठाया था। अगर चंद्रमा यहां बैठेंगे तो राशि स्वामी हमारे शनि हो जाएंगे, और अगर चंद्रमा यहां विराजमान होंगे तो हमारे चंद्र राशि स्वामी हमारे शुक्र हो जाएंगे, और अगर हमारे चंद्रमा लग्न में ही विराजमान हो जाएंगे तो हमारे लग्नेश भी सूर्य हो जाएंगे और हमारे चंद्र राशि के स्वामी भी सूर्य ही हो जाएंगे। जब ऐसा होता है तो यह भी बड़ा अच्छा एक योग बनता है, जिसे मैं आपको आगे सिखाऊंगा। अभी मैं आपको लगन बता रहा हूं, चंद्र लगन बता रहा हूं, ऐसे ही सूर्य लगन भी बनता है जिसे हम सुदर्शन कहते हैं। तो हम तीनों को मिलाकर जब हम प्रेडिक्शन करते हैं तो वह प्रेडिक्शन बिल्कुल सटीक निकलती है। तो अभी धीरे धीरे आगे उसे भी सीखेंगे। अभी मैं आपको बता रहा था कि अगर एकादश स्थान में लग्नेश और चंद्रमा का स्वामी मालिक अगर साथ में बैठे होंगे तो वह भी हमारे लिए राजयोग का निर्माण करते हैं, क्योंकि उनके कारतत्वों में वृद्धि हो जाती है और वह हमें एक अच्छी और दीर्घ आयु प्रदान करते हैं। इस तरह से आज मैंने आपको इन 11 नियमों को बताया है। आप चाहो तो इसकी एक फोटो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो वीडियो तो आपके पास होता ही है। इन 11 नियमों को हमें याद करना बहुत ज़रूरी है, और धीरे धीरे हम इसको पढ़ते जाएंगे तो हमें याद रहेंगे, नहीं तो मैं आपको याद दिलाता रहूँगा। अब अगर ये हमारे सब शुभ हैं तो हमारे लिए शुभ परिणाम दे रहे हैं। अब अगर ये सब निर्बल हो जाएंगे तो हमारे लिए कैसा परिणाम देंगे, इसे हम अगले पार्ट में सीखेंगे। कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो ज़्यादा बड़े ना बनाऊं, कई बार वीडियो बड़े बन जाते हैं, आप उसे फास्ट फॉरवर्ड करके देखते होंगे, पता नहीं आपको समझ आते हैं या नहीं आते, तो इसलिए कोशिश कर रहा हूं कि वीडियो छोटे छोटे बनाऊं। तो अगले पार्ट में अगर यही सारे योग उल्टे हो जाएंगे, मतलब हमारे ग्रह निर्बल हो जाएंगे, तो हमें क्या फल देंगे उस पर चर्चा करेंगे। आप सभी पर भगवान शिव शंभू जी की कृपा सदा बनी रहे। सभी को हरि ओम।